3 दिनों के मेगा शो के बाद एमपी बीजेपी के मुखिया बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर से मिशन चंबल पर हैं। उपचुनाव की बिसात बिछाने दोनों नेताओं ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर की 1 दर्जन सीटों की रणनीति पर मंथन किया। नेताओं के साथ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मंत्री और पूर्व विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो लोग कांग्रेस से आए हैं उन्हें सम्मान देने और उनको साथ लेकर क्षेत्र में दौरा करने को कहा गया है। लगातार जो चुनाव की तैयारी चल रही है, उस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और मैं दोनों मिलकर के आज मुरैना की सभी विधानसभाओं की बैठक और कल भिंड और गोहद, मेहगांव और डबरा विधानसभा की बैठकें होंगी। उसके बाद फिर आगामी बैठकें होंगी। चुनाव की स्ट्रेटेजी तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता बनाता है। हम तो जाकर के उसमें थोड़ी ताकत देने का प्रयास करते हैं। इसलिए बूथ के कार्यकर्ता ने रणनीति बना रखी है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। बीजेपी अपने सर्वे के आधार पर जीत का दावा कर रही है और बिसात बिछा रही है। मुरैना में दोनों रणनीतिकारों ने 5 विधानसभाओं के चुनिंदा कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों से अलग अलग बैठक की। अंबा में संभावित प्रत्याशी कमलेश जाटव, दिमनी में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया, मुरैना से पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना और सुमावली से पीएचई मंत्री अनंत सिंह कंसाना के साथ रणनीति को अंतिम रूप दिया। नहीं, वो सर्वे जो कांग्रेस ने कराया हुआ उसको कांग्रेस को देखना चाहिए, हमको देखने की क्या जरूरत है। हमारे सर्वे में तो 27 भाजपा जीत रही है, तो अपना सर्वे कोई रखा के कर ले तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। और सर्वाधिक सीटें कांग्रेस जीत रही है। ये जनता चुनाव जिताती है, जनता वोट डालती है। अगर उन्हें 27 सीटें जीतने की बात विश्वास है तो चुनाव कराने की बात करें, चुनाव कराएं तुरंत। वो केवल सरकार बचाने के लिए चिंतित हैं कि हमारी सरकार कैसे बची रहे, जबकि हमें पूरा भरोसा है कि सरकार बचनी नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, पुनः कांग्रेस की वापसी होगी और जनता इन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आकर के इन्हें सबक सिखाएगी। 2018 में ग्वालियर चंबल के रण में बीजेपी को झटका लगा था। यहाँ 2018 में बीजेपी पिछड़ी और सत्ता से दूर रह गई थी। यहाँ की 34 सीटों में से 26 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यहाँ सिर्फ 7 सीटों से बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। 1 सीट हाथी भी खींच ले गया था। यही वजह है कि इस बार यहाँ की 16 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी तैयारियों को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस चुनाव में गेम चेंजर माने जाने वाले बीजेपी के मजबूत संगठन के साथ इस बार महाराज भी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का मिशन चंबल। एक तरफ कोरोना आंख तरेर रहा है और दूसरी तरफ उसकी आंख में आंख डालकर हमारे राजनीतिक दलों के ये प्रमुख ओहदेदार और कार्यकर्ता भी अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं और पुरानी हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार की याद दिला रहे हैं कि सुनो कोरोना, तुम भी हो तो हम भी हैं। तुमसे अगर इफेक्टेड हुए तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे, लेकिन ये चुनाव अगर छूट गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, छूट जाएगा। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। लगातार तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, मुंह पर मास्क बंधे हैं, कंधे से कंधे टकरा रहे हैं। कहा भी जा रहा है संयम रखो, दूर रखो, डिस्टेंस रखो, लेकिन साहब जहाँ चुनाव का प्रश्न हो वहाँ कौन संयम रखता है, कौन डिस्टेंस रखना चाहता है। ठीक नहीं है सर, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। एक राजनेता बहुत बड़ा निवेश होता है समाज के लिए। 20, 25, 30, 40 सालों में एक नेता तैयार होता है और उस नेता पर अधिकार पूरे समाज का है, इसलिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल पर अब पूरी कहानी केंद्रित हो गई है और आज का हमारा मसला भी यही है। तो चलिए सीधे बातचीत पर आते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं सबसे पहले मिल लीजिए। मेरे साथ 2 युवा मित्र हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मिलिए कृष्ण गोपाल पाठक जी से, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विनम्र हैं, मुस्कान हमेशा चेहरे पर बनी रहती है और अध्ययनशील हैं। और उनके साथ हैं अब्बास हफीज़ साहब, जिनका सबसे प्रिय साथी दोस्त उनका जो है उनका गैजेट है, जो उनके हाथ में मोबाइल रहता है। पूरे समय अपडेट रहना उनकी आदत है, इसलिए इस कार्यक्रम के बीच बीच में भी आप उनको मोबाइल में झांकते हुए देख सकते हैं। उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जगदीश द्विवेदी जी अपने ख़ास अंदाज में कुछ मुगलिया सल्तनत की या राजपुताने की याद दिलाते हुए कुछ उसी ठसक और आन बान शान के साथ वो भी विराजे हैं अपनी
अपने कक्ष में अपनी कुर्सी पर, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पहली टिप्पणी उन्हीं की, सर ग्वालियर चंबल बन गया है सत्ता का प्रमुख केंद्र। अब डेरा डाला है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने। किस तरह देखते हैं ग्वालियर चंबल सेंट्रिक होती मध्य प्रदेश की राजनीति? बरक्स कोरोना भी चल रहा है, राजनीति भी चल रही है। जी जगदीश जी। जी शरद जी, राजनीति की मजबूरी यही होती है कि उसे तो चलना ही होता है। ये मजबूरी है राजनीति की, चाहे कोरोना चले या कुछ और चले, लेकिन राजनीति की जो धारा है वो किसी भी दिशा में बहे, लेकिन बहना उसकी नियति है। और जहां तक उपचुनाव का शरद जी सवाल है ग्वालियर चंबल का, तो उपचुनाव में भाजपा सत्ता में है, लेकिन पहली बार बीजेपी के साथ एक ऐसे सवाल को लेके बीजेपी जनता के बीच में, जहां प्रत्याशी पहले से तय है। जी, प्रत्याशी पहले से तय है, परिणाम भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रत्याशी तय है। उसके पूरे ग्वालियर चंबल में उसके प्रत्याशी तय हैं, उसे पता है कि किनको चुनाव लड़ना है। बस दिक्कत ही उसमें ये उसको आ रही है, जिस दिक्कत के कारण बीजेपी आपको चुनाव के मामले में कांग्रेस से आगे दिख रही है, वो दिक्कत यही है कि कांग्रेस से आए बीजेपी वालों को और बीजेपी के मूल कार्यकर्ता को आपस में कैसे एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, कैसे एक दूसरे की में समाहित कर दिया जाए। इसके लिए बीजेपी के चुनाव लड़ने से ज्यादा उनके लिए बड़ी लड़ाई इस बात की है कि इन दोनों कार्यकर्ताओं को समाहित कैसे किया जाए, एकजुट कैसे किया जाए और एक साथ कैसे इन्हें चलाया जाए। क्योंकि पिछले 40 सालों से की राजनीति में, 30 सालों की राजनीति में, माधवराव सिंधिया के जमाने से निश्चित रूप से माधवराव सिंधिया के साथ जो लोग थे वही ज्योतिरादित्य जी के साथ भी आए। तो 30-30, 40-40 सालों से एक अलग विचारधारा के लोग अलग लाइन बनाकर चल रहे थे। और ये कहने में मुझे कोई विरोध नहीं कि कांग्रेस में लगभग 60% कांग्रेस ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी के पास थी। वो हिस्सा छिटक के अब बीजेपी में आया है। तो चुनाव से बड़ी चुनाव जीतना या हारना सिर्फ इसी पे निर्भर करेगा। आपकी सारी तैयारियों के अपने फुटेज हो सकते हैं, सारी तैयारियों का आपका विश्लेषण हो सकता है, लेकिन बीजेपी का चुनाव जीतना भविष्य के, बहुत ज्यादा मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव जीतना सिर्फ इसी बात पर निर्भर करेगा कि जिस विधानसभा क्षेत्र में सिंधिया जी के समर्थकों ने बीजेपी को आत्मसात कर लिया वहां विजय होगी, और जहां आत्मसात करने में या समीकरण बैठाने में पार्टी थोड़ी सी भी पीछे, वहां मुश्किलात आएंगी, वहां कठिनाई आएगी शरद जी। और सर्वे की बात भी लगातार कर रहे हैं। बड़ी चीज ये कि सबसे बड़ा जो गढ़ है, फैसला वहीं से होना है, 16 सीटों से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर्वे की बात दोनों तरफ से है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते नजर आए कि कोई अपना सर्वे खुद कर ले और उसके बाद दावा करे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे सर्वे में तो 27 की 27 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। अब्बास हफीज साहब, आपके यहाँ सर्वे का बड़ा जिक्र है। कमलनाथ जी का एक राजनीति का कॉरपोरेट स्टाइल है, और ये देखा भी जाता है और माना भी जाता है कि वो अपने साथ उस सर्वे की फाइल अक्सर उनके पास रहती है, जिसमें सारे जोड़ घटाने समीकरण होते हैं। क्या कहेंगे आप, सर्वे में कितना दम? देखिए 2018 के चुनाव में शरद जी, जब सर्वे की बात होती थी और कहा जाता था कि हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज लोग मजाक बनाते थे कि ये सर्वे सब धरा रह जाएगा। और फिर जब समय आया तो सब पता चल गया सबको कि हमारे सर्वे में कितना दम था। आज की तारीख में निरंतर सर्वेस चल रहे हैं ताकि पार्टी अच्छे से अच्छा जो दुरुस्त करना है वो कर सके उसके अंदर। और ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, अब उनका सर्वे क्या होगा वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने की है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पूरी जो उसकी ताकत है वो झोंकने में मजबूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है कि जीतना आसान नहीं है, जीतना नामुमकिन जैसा दिख रहा है सामने। इसीलिए केंद्र के मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, जो सांसद भी हैं, वो सब डेरा डाल के वहां बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, इतिहास में कभी भी ग्वालियर में ऐसा बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ सिंधिया जी के खिलाफ जो अब देखने को मिला, जिसको बपोती समझते थे। और जो लोग कहते हैं कि सिंधिया जी के साथ पूरी कांग्रेस 60% 70% जुड़ी हुई है, तो सिंधिया जी चुनाव जीत जाते, हारते नहीं। 2013 का जो चुनाव लड़ा था, सिंधिया जी का लगभग चेहरा था सामने और सिंधिया जी के हाथ में कमान थी। सबसे खराब प्रदर्शन चंबल संभाग का हो या मध्य प्रदेश का हो, उसी दौरान देखने को मिला था। ये कुछ समय की हवा है, हवा हटेगी, बादल हटेंगे, सब कुछ सामने दिखेगा और सब समझ जाएंगे। क्योंकि मैं सर्वेस की हमारी बात नहीं करूं, आखिरी बात करूंगा, ये लीगल स्टैंडिंग तो कुछ है नहीं, सट्टा बाजार की अगर कही जाए तो उसकी खबरें भी आती रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत हालत खराब है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो भाजपा को दिख रही हैं, वो कहेंगे नहीं।
आप अपने सर्वे को भी शामिल करके कह रहे होंगे ये बात? नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं। कमलनाथ जी को आपने जब सुना, आपकी तो और ज्यादा बात होती है हमेशा, आपने जब देखा और जब यही कहा कमलनाथ जी ने कि उनके सर्वेस के अंदर क्लियर कट जो जीत है वो कांग्रेस की हो रही, जनता दुखी है शरद जी, जनता भाजपा को दोषी मानती है। जनता ने आपकी कमीज सफेद है जी, आपकी कमीज सफेद नहीं, है। देखिए, आपका सर्वे है, उनका सर्वे हमारा सर्वे इससे पहले भी सही था। इन्होंने कहा था 2018 में एक तरफा जीत हासिल करेंगे, इनका सर्वे कहता था। क्या हुआ? सर्वे को सबने देखा। जी पाठक साहब, आपने सुनी बड़ी संयमित लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें की हैं अब्बास हफीज साहब ने। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की ताकत को? ये सही बात है जो जगदीश जी ने सवाल खड़ा किया है कि अगर शक्कर और दूध बहुत अच्छे से घुल मिल गए, जहाँ घुल मिल गए वहाँ तो मीठापन खूब बढ़िया समझ में आएगा, और जहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ वहाँ फिर सर ये चुनाव है, इलेक्शन है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो ये बता रहे हैं कि कितनी भी चम्मच से हिला लो नहीं घुलूंगा। जी शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का सफर सिफर से शिखर तक पहुंचने का आत्मसात की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी में, उसी के बल पर तय किया है। कौन नहीं जानता, किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के बमुश्किल 2 सांसद हुआ करते थे। कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस काल में भी अटल बिहारी वाजपेयी, अब की बारी अटल बिहारी वाजपेयी का नारा लगाया करता था, जब हम बहुमत लायक सीटों पर कैंडिडेट भी खड़ा नहीं कर पाते थे। हमारे पास उतने नेता नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, वोटर नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और यह परिवार हमारा तभी बढ़ा है जब कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दलों के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर और कार्यकर्ता ने उनको आत्मसात किया है। यही हाल नेताओं का है। 2018 की अगर हम बात करें, जैसे मेरे मित्र अब्बास भाई ने बोला है, 2018 में काठ की हांडी एक बार कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की चढ़ चुकी है। जनता 2018 में कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट दे पाई थी कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 लाख तक का कर्जा हमारे किसान का 10 दिन में माफ करेंगे, 4,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बच्चियों को एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाने के लिए स्कूटी देंगे, हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे, और सबसे बड़ा वादा इनका जो था वो यह था कि हम संविदा शिक्षकों को और नियमित करेंगे। बहुत सारे करीब ये बोलते हैं हम 86 वचन पत्र हमने उस घोषणा पत्र में जारी किए थे। क्या हुआ? आज बेरोजगार एक भी मध्य प्रदेश में लाकर कांग्रेस पार्टी बता दे जिसको 4,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिला हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, हम कांग्रेस की विफलताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी सांगठनिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस का ध्यान इस बात पर है, आशा कि कहीं शायद बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की फूट है, उस प्रकार की फूट है। हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा संगठन मजबूत है, ग्राम केंद्र से लेकर बूथ लेवल तक हमारे पालक और संयोजक बने हुए हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को आपने सुना। वास्तव में यही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। हमारा बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की टीम बनी हुई है, पेज प्रभारी बने हुए। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा। अभी 2019 में हमने बड़ा चुनाव देखा है लोकसभा का, जिन 27 सीटों की आज ये बात कर रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर मालूम आपको कितना है? अब्बास भाई सुन लें आप, 50,000 से 90,000 तक भारतीय जनता पार्टी की उन विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर है। कार्यकर्ताओं का, जनता का विश्वास जो पार्टी 4 महीने में खो चुकी हो। दिसंबर 2018 के बाद मई 2019 आते वो पार्टी अगर इस तरीके की बात कर रही तो मैं समझता हूं कि अब उनको ट्विटर और कैमरे की दुनिया से बाहर निकलकर बात भाई एक छोटा क्षेत्र में चिड़िया उड़ाना चाहिए। एक छोटा कमेंट बनता है। बहुत अच्छी बात कही हमारे पाठक साहब ने, बहुत अच्छे मित्र भी हैं हम सबके। ये बात जो कह रहे थे ये मजबूरी है इनकी, कहना पड़ेगा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे वादों को गिना रहे थे पाठक साहब। जनता ने देखा कि 1.5 साल के बहुत अल्प समय में हमने कितने सारे वादे पूरे किए, उन पे काम करना शुरू किया। वादे पूरे 5 साल के थे। ये कह रहे हैं संविदा शिक्षक का इनके मंत्री महोदय वादा करके आए थे, आज तक उनकी चिट्ठी तक लेने को तैयार नहीं है। क्या इन्होंने कर दिया? बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने देने का काम किया? या किसान कर्ज माफी को हमारे आगे जारी रखने का काम किया? पार्टीज अलग हो सकती हैं, सरकार एक है, जनता त्रस्त है। सेकंड राउंड है सर, सेकंड राउंड आप दोनों के लिए है। जगदीश जी, कांग्रेस के लिए ये डू और डाई की बैटल बेहिचक है। बीजेपी के लिए मैं इस मायने में कहूँगा कि बीजेपी ज़रूर इस भंवर में उतनी उलझी हुई नहीं दिख रही है जितना कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन, शुभकामनाएं दोनों दलों को, हम ये बार बार बात कहते हैं, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, लेकिन अगर
ये तो होता ही है सिक्के के दो पहलू की तरह कि अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो कांग्रेस के लिए सिमट कर रहना बड़ा कठिन होगा और बिखरने की आशंका अधिक होगी, क्योंकि वो बड़े नेता जो इसमें अब तक अपनी प्राण शक्ति झोंके हैं, इसके बाद क्या वो 2023-24 तक मध्य प्रदेश में इसी शक्ति से संगठन को गतिमान बनाने का प्रयास करते हुए आम चुनाव के लिए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आप किस तरह देखते हैं इसको? जी जी। शरद जी, पहली चीज़ तो ये कि आम चुनाव में क्या होगा आगे जाके 3 साल बाद जाके, ये इस उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस पूरी बात से, क्योंकि 27 सीटों पे होने वाले उपचुनाव कम नहीं होते। ये उपचुनाव एक तरीके से आम चुनावों के लिटमस टेस्ट हो जाने हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये चुनाव ये भी तय कर देंगे कि बीजेपी में जो भी नए लोग आए हैं उनका समन्वय आपस में कितना बना है, जो मैंने पहले भी कहा था। और तीसरी चीज़, इस चुनाव में एक चीज और सामने आएगी, जो कि ये उपचुनाव के लिए सवाल ये भी शरद जी उठाया जाना चाहिए लोकतंत्र में कि 27 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी भी, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होना चाहिए। क्यों हो रहे हैं उपचुनाव? मुझे याद है कि एक जमाने में बंसीलाल और भजन लाल का जब आया राम गया राम का दौर चल रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में बोला था कि उपचुनाव का खर्चा उपचुनाव देश के लिए अच्छे नहीं है और इसका खर्च जो है देश की जनता से वसूला जाता है और उपचुनाव नहीं होने चाहिए, इस तरह से इस्तीफा देके। उसके बाद खैर बहुत सारे संशोधन हुए, तो उपचुनाव पे भी बात जनता अपना मत देगी, भले ये मुद्दा ना हो, लेकिन इस पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरद जी मैंडेट निकल के आएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कई मायनों में ये उपचुनाव अहम है। तीसरी चीज, सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस भले ही अलापे राग की, देखिए एक शरीर का एक भी हिस्सा अगर थोड़ा सा कटता है तो फर्क शरीर को पड़ता है। बिल्कुल। और एक सिंधिया जी कांग्रेस के लिए कमजोर नहीं थे। अगर सिंधिया जी कांग्रेस के लिए कमजोर होते तो सिंधिया जी ने कमलनाथ को लेकर शरद जी कोई नारा नहीं दिया था। विधानसभा अब्बास हफीज जी बैठे हैं, भाजपा नारा किसके लिए दिया जाता है? जिसको आप ताकतवर समझते हैं। नारा दिया था बीजेपी ने, माफ करो महाराज। इसीलिए दिया था कि उनको पता था कि माफ लीडर सिंधिया जी हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मैनेजमेंट करेंगे। कमलनाथ निश्चित रूप से एक चेहरा थे, लेकिन सिंधिया जी चेहरा नहीं थे चुनाव में, ये इसको आप नकार नहीं सकते। सिंधिया जी एक बड़ा चेहरा थे और उनके जाने के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और अगर इस चुनाव में शरद जी कांग्रेस की सीटें कम हो गई तो मैं पूरी तरह सहमत हूं कि निश्चित रूप से, चूंकि नेशनल में जो चल रहा है कांग्रेस में वो भी किसी से छिपा नहीं है। नेशनल में जो बहस मुबाहस और जिस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस अभी कई राज्यों की तुलना में बेहद ज्यादा मजबूत है, इस मजबूती को बनाए रखने के लिए एक बार फिर चिंतन मनन की शरद जी जरूरत है। बिल्कुल। और चिंतन मनन इस बात का भी है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे वरिष्ठ राजनेता हैं, मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को छोड़कर ये बात कह रहा हूँ, जो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि लंबे समय से एक उदासीन मोड पर भी नजर आते हैं। और ये सारे राजनेता इस उपचुनाव पर टकटकी लगाए हुए हैं और उसके बाद उनका स्टैंड किस रूप में सामने आता है वो देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है कि इसके नतीजे, क्योंकि कांग्रेस की दशा और दिशा को तय करेंगे कि उसकी युवा पीढ़ी वो किस तरह इमर्ज होकर सामने आएगी और किस तरह से उसकी वरिष्ठ पीढ़ी रिएक्ट करती है। अब्बास हफीज साहब, सहमत होंगे आप इससे? देखिए, हर चीज़ के ऊपर चिंतन मंथन की ज़रूरत होती है। हर पार्टी ये इस पर सोचती है, हर पार्टी विचार भी करती है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों निरंतर अपने गलतियों पर विचार करते हैं और क्या करना है उस पर भी सोचते हैं और बहुत कुछ तय करता है। जैसे कि बात सही है, उपचुनाव में बहुत कुछ तय होगा आगे आने वाले उसमें, लेकिन जैसा कि विवादों की बात हुई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विवाद होते हैं, किसी के बाहर होते हैं, किसी के अंदर होते हैं। और हमारी पार्टी के अंदर बहुत खुल के चर्चाएं होती हैं, हमेशा होती हैं। उसको सुधार भी लिया जाता है, संभाल भी लिया जाता है, कभी हाथ से भी निकल जाते हैं, ये समय का मामला रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, संगठन अपनी जगह पे है शरद जी, जनता अपने हाल को देख रही है। जो द्विवेदी जी ने कहा, मैं भी वो बात कह रहा हूं कि जनता देख रही है उपचुनावों की परिस्थितियां क्यों बनी। भाजपा निरंतर हमारा कहती रहे कि हमने कर दिया, हमारे विधायक, अरे भाई आपके मंत्री जो बने वो लेके
गए उनको बेंगलोर, उनको लेकर इस्तीफा उनका लेकर आए। सबने देखा भाजपा का क्या रोल था। जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए कांग्रेस की सरकार गिराने को, भाजपा ने बिना विधायकी के मंत्री बनाया बड़ी मात्रा के अंदर। ठीक है 6 महीने बना सकते हैं, लेकिन जनता ने देखा कि यही पूरा का पूरा जो प्लानिंग थी वो कॉन्स्पिरेसी जनता के सामने आ गई। कोरोना काल में जनता को धकेल दिया गया। लॉकडाउन तब होता है जब शिवराज जी शपथ लेते हैं। अब यहां बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, किसान कर्ज माफी, ये मानते हुए कि हमने एक बड़े वर्ग की किसान कर्ज माफी कर दी, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि 2008 में भाजपा ने खुद ने किसान कर्ज माफी की बात कही थी और 10 साल हो चुके कभी उनको माफ नहीं किया। संविदा की बात कर रहे हैं, संविदा को कब ये परमानेंट करने वाले हैं ये बता दें, यही बताएंगे नहीं। ये दूसरी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। खुद ने जितने बड़े वादे किए हैं उतने इतिहास में किसी ने नहीं किए। जनता एक बार मूर्ख बन सकती है, आप बना सकते हैं, दूसरी बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। एक ही चीज को बार बार जनता को अगर गलत समझना, कमजोर समझना और कुछ ऐसा समझना तो जनता उसके लिए खुद जवाब देती है। पाठक साहब, भले ही आप दावा करें सारी चीजें आपके पक्ष में हैं, उसके शरद जी लिए 1 मिनट में रोक रहा हूं। जी बोलिए जगदीश जी। शरद जी 1 मिनट, मुझे एक बात अब्बास साहब से कहनी है। अब्बास साहब, सवाल इस बात का भी नहीं है, आप जिन विधायकों की बात कर रहे हो, मेरी बात वो नहीं है। आप जो विधायक जहां भी गए, यहां से लेके गुरुग्राम गए या जहां भी गए, उन्हें कोई पिस्टल की नोक पे नहीं ले गया, उन्हें कोई अपहरण किडनैपिंग करके नहीं ले गया। सवाल तो यही है ना कि आप में भी कुछ कमजोरियां रही होंगी जिसके कारण वो गए। बीजेपी उन्हें यहां से कोई बख्तरबंद गाड़ियों में कैद करके नहीं ले गई थी। वहां बैठ के उन्होंने 24-25 लोगों ने एक बार नहीं 100 बार वीडियो वायरल करके ये कहा कि हम अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि हम अपने नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। सवाल इस बात का है कि मंथन तो इस बात पे भी होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां अब भविष्य में ना बने। बिल्कुल वो बिल्कुल बात आपकी सही है देवेंद्र जी, आपके आदर सम्मान के साथ मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, लेकिन जब उस गलती का इनाम मिलने लगता है तो समझ में आता है कि क्या कॉन्स्पिरेसी हुई। जब इनाम के अंदर जो विधायक थे वो मंत्री बन जाते हैं और जो मंत्री थे उनके नेता सांसद बना दिए जाते हैं, तो जनता बहुत कुछ देखती है। लेकिन हाँ, मैं शुरू से कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म का स्वागत करना चाहिए। आपने जो राय दी है वो बिल्कुल सही है, दोनों पार्टीज के लिए सही है। हर जगह में परेशानियां आ रही हैं, भाजपा में भी हमने देखा कुछ चीजें अंदर दब जाती हैं, बाहर निकल के आए, तो ये चीजें चलती रहती हैं। पार्टीज जो हैं हम सब अपने उस पर चिंतन मंथन जरूर करते हैं, लेकिन जनता सबसे बड़ी। ये प्रश्न अब्बास साहब बड़ा मौजूद है, क्योंकि आपके यहाँ अभी भी ऐसे विधायकों की संख्या कम नहीं है जो तथाकथित रूप से किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके, अगर कोई दबाव था तो, और वो कांग्रेस का हिस्सा है। और हमने 2005 का वो दृश्य भी देखा है जब बीजेपी में एक बड़ा रिवोल्ट टाइप का हुआ और उमा भारती जी अलग हुई। लेकिन कितने लोग गए ये बताता है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी और एक आंदोलन से उपजी पार्टी का ये फ़र्क कई बार आंदोलन से उपजी पार्टी यानी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता है, और बीजेपी को ऐसे संकटों में उसका यही अनुशासन उभार के ले जाता है। जी, अलग अलग परिस्थितियां। देखिए शरद जी, कोई राजनीतिक दल कल्पना कर सकता है क्या? कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम हो रहे हों और मध्य प्रदेश की पूरी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, एक धारा में बहकर पार्टी के लिए बात कर रही हो, पार्टी के लिए काम कर रही हो। ये कल्पना से कांग्रेस पार्टी के लिए परे है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख तो सकती है, लेकिन कभी वो ऐसा कर नहीं सकती है। ये प्रवृत्ति का अंतर है दोनों राजनीतिक दलों की। एक राजनीतिक दल की प्रवृत्ति वो है कि जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना काल में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के बीच जाके खड़ा होता है, उनके बीच संवाद स्थापित करता है। दूसरी प्रवृत्ति वह है जो माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने में हमें देखने को मिली कि विधायक भी जाते थे मुख्यमंत्री निवास तो बोलते थे जाओ जाओ जाओ। अब विधायक ऐसे चले गए छिटक के कि 27 विधायक टूट गए। अब बोलते हैं कि आओ 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 आओ। अब जनता, जब आप पावर में थे, जब आपके पास सब कुछ था, साधन था, पावर था, तब आपने ना जनता के बीच जाने का काम किया। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की जनता बता देगी कमलनाथ जी कभी हमारे बीच में आकर खड़े हुए। और विधायकों का ये हाल था जो विधायक अपनी जगह से बया करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभात झा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सारे एक मंच पे आकर सभी की सभी ग्वालियर संभल संभाग की विधानसभा क्षेत्रों पर जनता से संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी ने तो 15 महीनों में क्वारंटाइन कर लिया था। शरद जी, बहुत बड़ी बात है। कमलनाथ जी ने आइसोलेट करके अपने आप को वल्लभ भवन में क्वारंटाइन कर रखा था उन 15 महीनों में भी।
मध्य प्रदेश की आप जनता कहे उनको कुछ भी लो, मुख्यमंत्री मध्य देते हुए प्रदेश देख नहीं ने पाई। मध्य आज प्रदेश आप ने कितनी भी बेहतरी बात कर लो, देखी है। काट की जो हांडी वादे एक किए बार गए चल पहली चुकी है, वो बार बार नहीं उनकी चलेगी। accountability तय काट हुई की थी। हांडी चढ़ चुकी है और जल चुकी अरे है। अरे वादों देखा झूठे वादों जनता की ने, आग में। आप बताइए अब आप बार नहीं चढ़ना आप कब उसको। संविदा का पूरा मैटर सुलझाना है, बताइए आप। आपके काट की संविदा हांडी शिक्षकों को झूठे आप वादों कब की कब आगी उनको में permanent जल कर चुकी रहे हैं, है। बताइए ना। मध्य प्रदेश की जनता वो पूछ उसको रहे हैं। पूरी तरीके से जलाने पर तैयार बैठी है। चलिए धन्यवाद पाठक साहब, धन्यवाद हाफिज साहब और धन्यवाद जगदीश जी। कुछ चीज़ें बड़ी जहन में आती हैं जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। कांग्रेस के लिए अगर ये सोचें तो क्या मिसाल दें, सोचना कठिन होता है। लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सजा पाई। कुछ ये भी याद आता है कि कुछ गलत फैसले जो हो जाते हैं, आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन किनारे क्यों चला गया, जबकि इसके पहले के 3 चुनाव में कांग्रेस कम से कम 2 चुनाव में बहुत नज़दीकी मुकाबले में बीजेपी से हारी और 2018 में तो उसने वापसी की, भले ही बहुमत नहीं था। लेकिन आप अपने संगठन को मजबूत क्यों नहीं बना पाते हैं और क्यों मुश्किलात आपके सामने पेश होती हैं? क्यों आज आपके पास ऐसे त्यागमूर्ति चेहरे नहीं हैं जो बजाय अपनी ही पार्टी पर कीचड़ उछालने के या अपने ही वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधने के अपनी पार्टी की मजबूती के लिए बीजेपी से ही प्रेरणा ले लें, अपने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से प्रेरणा लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं जुट जाते? क्यों किसी निष्काम योगी की तरह संगठन गढ़े चलो, बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस गढ़े चलो की तरह क्यों नहीं जुट जाते हैं? आप कब तक ये कहेंगे कि हमारे यहाँ खुलापन है, आंदोलन की पार्टी है, हमारे यहाँ तो खुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे प्रश्न उठा दिए जाते हैं, तो ये क्या बात है कि प्रदेश अध्यक्ष क्या चीज़ है? मत करिए साहब, ये सब मत करिए। ये गलतियाँ बहुत हो चुकी हैं और आपको मालूम है कि खेल के तौर तरीके वही हैं। और मुझे हॉकी टीम अक्सर याद आती है कि जो नेचुरल घास पर तो चैंपियन थी और जिस दिन एस्ट्रो टर्फ आ गई तो कांग्रेस को इस अनुशासन की एस्ट्रो टर्फ पर दौड़ना होगा साहब। भले ही उसके जूते बदल जाएं, हॉकी की स्टिक बदल जाए, लेकिन आप यहाँ नहीं कह सकते कि हम 40 साल के चैंपियन हैं, नेचुरल घास पर खेलते थे। टर्फ पर भी आपको खेलना होगा। खेलिए सर, इंतज़ार कर रहा है लोकतंत्र का ये मैदान, जो इस समय जिसकी टर्फ शायद आपके लिए बदल चुकी है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।